ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर किसी यूनिफॉर्म बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पे इक्विलिब्रियम होगा या वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर इस बार हम ये देखेंगे कि अगर कोई बार मैग्नेट इक्विलिब्रियम में नहीं है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है यानी उसके ऊपर कोई टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले हैं कि वो टॉर्क क्या है और कितना एक्ट कर रहा है, किस तरह से एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं क्या कि टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए समझते हैं। मान लिया हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से ये इस तरह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मान लिया इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने कहा बी। अब ये बात तो आपको अपने आप समझ में आ रही है कि ये क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये क्या हो जाएगा साउथ पोल है। मान लिया कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट इस तरह से रखा है, इस तरह से एक बार मैग्नेट रखी है। ठीक, मान लेते हैं कि जो बार मैग्नेट है ये उसका नॉर्थ पोल है और ये इस बार मैग्नेट का साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल है यानी कि पॉजिटिव एन चार्ज, साउथ पोल है यानी कि नेगेटिव एन, यानी पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव एन, पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव एन। और मान लिया कि ये जो लेंथ है इस पूरे बार मैग्नेट की, जैसा कि हम पहले भी मानते रहे हैं, इसकी लेंथ को हमने क्या कहा 2L। याद रखें कि 2L कहने का मतलब कि लेंथ का डबल नहीं, बल्कि 2L का मतलब टोटल लेंथ है। ठीक, ये हमने मान लिया कि इस तरह से एक बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। ठीक, चलिए रख दिया गया। अब अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा हो जिसमें हमने इक्विलिब्रियम की बात करी, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो बार मैग्नेट है वो इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में? तो देखिए इस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, कितना mb, और इस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, कितना mb। ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। और अगर ये बार मैग्नेट रोटेट करने के लिए फ्री है, यानी फ्री टू रोटेट है अगर ये बार मैग्नेट, तो जो बार मैग्नेट रोटेट करेगा वो खुद से अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करेगा। और अगर वो खुद से अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करेगा तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग होगा? सेंटर ऑफ मास के अलोंग। किसके अलोंग हो गया? सेंटर ऑफ मास के अलोंग। ठीक, यानी कि अभी तक हमने जो देखा समझा वो केवल इतना देखा कि इस बार मैग्नेट पर एक टॉर्क लगेगा। तो जो इस टॉपिक का मेन डिस्कशन का पॉइंट है वो यही है कि इस पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा और उस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर है? हमें क्या पढ़ना है कि इस बार मैग्नेट पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा और उस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए इस फिगर को हम थोड़ा दूसरा अपने समझने के लिए बनाए। अगर यहाँ पर तो देखिए ये बार मैग्नेट जैसे है, हमने ऐसे यहाँ पर बना दिया इसे, तो ये रहा बार मैग्नेट हमारा, ये क्या रहा हमारा बार मैग्नेट। ठीक, मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरह से एक्ट कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब अगर हमने इसे कहा है -n, इसे कहा है +n, तो जो एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट है, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट वो कुछ इस तरह से होगा। एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट वो कुछ इस तरह से, ये इस तरह से होगा एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। तो अगर हमने ये कहा कि जो बार मैग्नेट का एक्सिस है
वो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। हमने मान लिया कि कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो देखिए ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसे हमने बी कहा, और ये हमारा बार मैग्नेट प्लस एम माइनस एम, और ये इसकी टोटल लेंथ हमने मान ली 2l। इसकी टोटल लेंथ हमने कितनी मान ली, 2l। और वो बार मैग्नेट का जो एक्सिस है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे है। अब इस पर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है यही कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर आप यहां पर देखें तो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इस तरह से कितना, एम बी, वेयर एम इज द पोल स्ट्रेंथ, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इसे यहां पर लिख लेते हैं माइनस एम। तो यहां पर फोर्स एक्ट कर रहा है एम बी, और यही फोर्सेस इस पे क्या लेकर आने की कोशिश करेंगे, टॉर्क। और ये मान लेते हैं हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास। क्या है, सेंटर ऑफ मास। अब इतनी बात जैसा मैंने बार बार डिस्कस किया कि चूंकि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, तो टॉर्क लगेगा। अब जरा समझते हैं टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। याद है क्या, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क क्या लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। या इसी को अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, आर और एफ के बीच का एंगल होता है। ठीक, अब देखिए ये फ्री है रोटेट करने के लिए। ठीक, तो इसका जो रोटेशन का एक्सिस होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास, इसके अलावा ये रोटेट करेगा इस तरह से। ठीक है, तो अगर हमें इसका टॉर्क निकालना है तो टॉर्क, अब फिर से मैं बता दूं कि रोटेशनल का कॉन्सेप्ट, अगर ये फ्री है रोटेट करने के लिए तो आप चाहे जिस भी पॉइंट के अलोंग टॉर्क निकालें हर बार सेम आएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने कहा x, इसे इसको कहा y, और इसे कहा हमने z। ये क्या हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z। अगर मैं इन फोर्सेस की वजह से इस बार मैग्नेट पर टॉर्क x के अलोंग निकालूं, y के अलोंग निकालूं या z के अलोंग निकालूं, हर बार वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम अपने सहूलियत के हिसाब से किसी को भी अपना, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ एक्शन मान के टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। जो सबसे सिंपल है, मान लीजिए हमने z के निकाला, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, अगर आप चाहें तो y या x के भी अलोंग निकालेंगे, सेम आंसर आएगा। तो हमने कहा कि टॉर्क, क्या देखा, टॉर्क ऑफ फोर्सेस अलोंग z, ये z है हमारा, देखें, टॉर्क ऑफ फोर्सेस अलोंग z, इस पॉइंट के अलोंग। अगर आप चाहें तो y या x इनके अलोंग भी टॉर्क निकाल सकते हैं और सेम आएगा। ठीक, तो टॉर्क की बात करते हैं। तो देखिए टॉर्क क्या लिखेंगे, r। तो ये लेंथ कितनी है, बहुत ही सिंपल है, लेंथ कितनी है 2l। तो हमने क्या लिख दिया 2l, r की जगह क्या आ गया 2l इंटू फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो देखिए यहां पर दो फोर्स हैं, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स। ठीक, तो देखिए इस फोर्स का टॉर्क z के अलोंग तो जीरो हो गया ना, क्योंकि हमने जिसके अलोंग निकाला टॉर्क, तो ये फोर्स तो उसी की वहीं से पास हो रहा है, उसी पॉइंट से, तो इसका टॉर्क तो इसके अलोंग जीरो हो गया। यानी ले देकर टॉर्क बचा किसका, इस फोर्स का बचा इसके अलोंग। तो फोर्स कितना है md, और ये दूरी कितना है 2l। तो हमने क्या लिख दिया md और थीटा, साइन थीटा। तो देखिए ये और ये इनके बीच का एंगल थीटा, तो हमने क्या लिख दिया साइन थीटा। इस चीज को अगर थोड़ा सा हम और रीअरेंज करें तो ये क्या आएगा, ध्यान से देखें, m2l, देखो इसे ऐसे लिख रहे हैं m into 2l।
बी अलग से आ गया इनटू साइन थीटा। देखिए केवल रीअरेंज किया है इस स्टेप में और कुछ नहीं किया है। तो अब अगर इस रीअरेंजमेंट को हम देखें तो m इंटू 2n ये क्या चीज है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? m। ये b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो m इंटू b इंटू साइन थीटा। ये टॉर्क। देखिए क्या क्या टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। क्या आ गया? टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और अगर टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा है तो याद करें इस तरह की चीज आपने वेक्टर में सीखी एम बी साइन थीटा। तो इसे हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो ये क्या है? स्केलर फॉर्म। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। ये क्या है आपका? स्केलर फॉर्म। और ये क्या है आपका? वेक्टर फॉर्म। ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म और ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। जो मेथड मैंने फॉलो किया है आप चाहें तो वही मेथड y और x के लिए भी करेंगे, आपका सेम आएगा। ठीक है ना? देख लें एक बार यहां से। ठीक है? तो ये हमने टॉर्क पता कर लिया। अब जरा इस चीज को समझें। m क्रॉस b। देखिए अगर ये एक इसे डायपोल मोमेंट डायपोल माने, क्योंकि बार मैग्नेट और बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल मान सकते हैं, तो सोचिए इसका डायपोल मोमेंट किधर है? याद करें डायपोल मोमेंट किधर से किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज या साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो क्या इसका डायपोल मोमेंट भी ऐसे ही होगा क्या? देखें ये क्या है? m इसका डायपोल मोमेंट। और ये क्या है? b यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए दोनों के बीच का एंगल थीटा है या नहीं? तो ये वही चीज है कि टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। और बेसिकली जो टॉर्क को डिफाइन किया गया किसी भी बार मैग्नेट के लिए वो उसके पोल स्ट्रेंथ या उस बार मैग्नेट के लेंथ के बेस्ड नहीं। हर बार अगर आपको दिया जाएगा तो सबसे ज्यादा जो आपको बोला जाएगा वो क्या है? डायपोल मोमेंट। और बेसिकली किसी भी मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट को उसके डायपोल मोमेंट से ही डिफाइन किया जाता है। नोट कर लें इसे, स्क्रीन पॉज करें, नोट करें और हम इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है? नोट कर लिया? चल अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं मिलकर। अब हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? और उस क्वेश्चन से ही हम टॉर्क की डायरेक्शन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आपसे कहा गया, क्वेश्चन लेते हैं एक एग्जांपल। आपसे कहा गया कि एक बार मैग्नेट है जिसका डायपोल मोमेंट दे दिया गया। बार मैग्नेट जिसका डायपोल मोमेंट, आपसे कहा गया एक बार मैग्नेट जिसका डायपोल मोमेंट हमने मान लिया ऐसे ही कि 50 आई कैप, ये मान लिया ऐसे रैंडम डेटा है, क्या है 50 आई कैप। ठीक है ना? अच्छा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का अगर आपसे यूनिट पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? एम्पियर मीटर स्क्वायर, सिंपल सी बात। तो 50 आई कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है? ये दे दिया गया। आपसे कहा गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है B इज इक्वल टू, ठीक है ना? आपसे कहा गया मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज 4i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला। कितना एग्जिस्ट कर रहा है? 4i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला। यानी कि एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे दिया गया और एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया। देखिए
अब आपसे पूछा जाए कि अगर ये बार मैग्नेट इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस बार मैग्नेट पर कितना टॉर्क लगेगा। तो आई थिंक अब इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया कि फाइंड टॉर्क ऑन द बार मैग्नेट, फाइंड टॉर्क ऑन द बार मैग्नेट। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें इसके, तो सिंपल सी बात है, आपने क्या पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो वैल्यूज रखते हैं, m कितना दिया हुआ है 50 i कैप क्रॉस b कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखें 4i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर है ये। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट देखिए तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए इसका क्रॉस इसके साथ 50i कैप क्रॉस 4i कैप कितना आएगा, 50i कैप क्रॉस 4i कैप 0। क्यों? अरे i क्रॉस i 0, क्योंकि i और i दोनों के बीच का एंगल 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये तो कितना आ जाएगा 0। और इसका क्रॉस इसके साथ किया जाए, देखिए इसका क्रॉस इसके साथ किया जाए तो 50i कैप क्रॉस 3j कैप, तो देखिए 50 इंटू 3 कितना आएगा 150, और i क्रॉस j क्या होता है k कैप, i क्रॉस j क्या होता है k कैप, तो ये कितना आ गया k कैप, यानी कि जो टॉर्क है वो कितना आ गया हमारा 150 k कैप, कितना आ गया 150 k कैप, ये आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो ध्यान से देखें, ये हमें दो इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या, एक दे रहा है मैग्नीट्यूड, एक दे रहा है डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है 150 न्यूटन मीटर, और जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ। अब मैथमेटिकली हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हमें विजुअलाइज करना हो, थोड़ा समझना हो, तो हमें इसको फिगर बना के समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए जरा देखते हैं। ये केवल मैथमेटिकली सॉल्व किया, लेकिन अब हम इसको फिगर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, ये मान लिया y एक्सिस, ये मान लिया x एक्सिस, ये क्या हो गया x एक्सिस, ये क्या हो गया y एक्सिस, क्लियर। और ये इस तरह से z एक्सिस होगा, मैं z एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इमेजिन करें z एक्सिस ऐसे होगा, तो ये पॉजिटिव x पॉजिटिव y, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव z, यानी इस तरह से पॉजिटिव z एक्सिस आ गया, ठीक है। जरा बनाते हैं हम इसे। डायपोल मोमेंट क्या है 50i कैप, कितना है 50i कैप, यानी इस तरह से बार मैग्नेट को इस तरह से रखा गया है। थोड़ा सा ये ब्लू कलर आप देखने की कोशिश करें, ये बार मैग्नेट को इस तरह से रखा गया है, ऐसे, ये बार मैग्नेट को ऐसे रखा गया, ये 50i कैप, यानी कि 50 और एम्पियर आई कैप है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर मान लो मैं ये पूछूं कि इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल किधर है, तो ये क्या है साउथ और ये क्या है नॉर्थ, क्लियर। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप बात को समझें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ कितना है 4 टेस्ला, और इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3 टेस्ला। ऐसे क्यों होगा, देखिए इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला और इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला, यही है। अब दोनों को जरा अलग अलग देखो तो तुम्हें एक बात दिख रही होगी कि 50 यानी इसका और इसका डायरेक्शन क्या है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम, तो इनके बीच का एंगल 0, यानी एक बात तो समझ में आ गई कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। देखो सेम पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, तो देखिए डायपोल मोमेंट एक्स के लॉन्ग
मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलाउंग, तो m और b के बीच का एंगल कितना होगा, 0, तो टॉर्क 0। अच्छा, इसकी वजह से बात करें तो डायपोल मोमेंट किधर है, x के अलाउंग, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, y के अलाउंग, तो m और b में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। m और b में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो m की वैल्यू ये थी, b की वैल्यू ये थी, एम बी और साइन 90, 150 आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो, हम लॉजिक से लगा रहे हैं, ये मैथमेटिक्स क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है, लॉजिक से देखिए, एम बी साइन थीटा यानी कितना आ गया, 150। देखिए क्या बोलते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो अगर हम इसका टॉर्क निकालें तो देखिए m और b दोनों के बीच का एंगल 0 है कि नहीं, तो टॉर्क 0 आ जाएगा। अब जरा इसकी बात करें तो ये m ये b, तो एंगल कितना है, 90, तो क्या लिख देंगे हम इसे, m b साइन 90। खुद से देखिए ये 150 आया, क्या कितना आ गया, ये 150, देखिए 150 है। डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन की बात, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लाइक अगर हमने ये कहा कि C इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो C का डायरेक्शन, तो हम अपने राइट हैंड पाम को, जो लेंथ होता है राइट हैंड पाम का लेंथ, वो किसकी तरफ करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की तरफ। तो फर्स्ट वेक्टर हमारा क्या है, M। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर, देखिए पाम की लेंथ किसकी तरफ आ गई, फर्स्ट वेक्टर, और जो पाम का फेस होता है वो कहां ले आते हैं, सेकंड वेक्टर। तो देखिए ऐसे, देखिए पाम की जो लेंथ है वो किसकी तरफ है, फर्स्ट वेक्टर है, पाम का फेस किसकी तरफ है, सेकंड वेक्टर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ, तो जो थंब होता है वो हमें डायरेक्शन देता है सी का। तो ऐसे यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b, तो m b, तो ये थंब किसकी डायरेक्शन देगा, टॉर्क की। तो देखिए किसकी तरफ है, ये पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ है कि नहीं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव z axis, towards positive z axis। क्लियर है क्या, देखिए ठीक है, ये सिंपल है, हमने वेक्टर फॉर्म से भी स्केलर फॉर्म से भी दोनों तरीके से सीख लिया। आप स्क्रीन पॉज करें, क्वेश्चंस को दोनों तरीके से नोट करें, समझें, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, आप नोट करें, बेटर होगा, लिखिए, a bar magnet in the shape of a uniform rod, a bar magnet in the shape of a uniform rod, ठीक है, of mass 100 gram, of mass 100 gram and length of mass 100 gram and length 10 centimeter and length 10 centimeter, pole strength 2 ampere meter, pole strength 2 ampere meter, is kept in an uniform magnetic field of 2 Tesla, is kept in an uniform magnetic field of 2 Tesla, such that the dipole moment of bar magnet makes an angle 30 degree with the magnetic field,
field, ठीक है। If the bar magnet is set free to rotate, if the bar magnet is set free to rotate, then find the angular acceleration, then find the initial angular acceleration of bar magnet, then find the initial angular acceleration of bar magnet, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने का। आपसे क्या कहा गया, देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपसे कहा गया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लीजिए ये हमने बना दिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितने का है, तो B इज इक्वल टू आपको कहा गया है 2 टेस्ला। कितना कहा गया, 2 टेस्ला। कोई भी डेटा हो सकता है, रैंडम चूज किया हुआ, कुछ खास नहीं। आपसे कहा गया कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से देखिए। मान लीजिए कि एक रॉड शेप में है, सर्कुलर रॉड ही मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह के शेप में है, ठीक है ना। अब बोला गया कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक। तो जो लेंथ दी हुई है, यानी बेसिकली हमें L नहीं 2L दिया हुआ है, तो हमें 2L कितना दिया हुआ है, 2L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा का पूरा कितना दिया हुआ है हमें, 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सॉरी पोल स्ट्रेंथ -m, यहाँ पर क्या हो जाएगा +m, और ये मान लीजिए हमारा क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m। तो m, स्मॉल m की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, स्मॉल m की वैल्यू ये दिया हुआ है 2 एम्पियर मीटर। कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर मीटर। अब ये अगर इस तरह से छोड़ा जाए तो एक बात तो समझ में आ रही होगी कि कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। क्यों, अरे देखिए इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा mv, और इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, कितना, mv। तो ये जो रॉड है, बार मैग्नेट का रॉड, ये क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो आपसे क्या कहा गया कि जिस मोमेंट पर इसको छोड़ा जाए रोटेट करने के लिए, उस समय एग्जैक्टली उस समय इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक। तो चलिए बात करते हैं, जरा कॉन्सेप्ट याद करें हम अपने रोटेशनल मैकेनिक्स का। रोटेशनल मैकेनिक्स में टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। तो यहां से अगर देखा जाए तो अल्फा इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई। तो देखें अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा हो वो टॉर्क है, और आई क्या है, जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो समझने वाली बात कि ये जो रॉड है, बार मैग्नेट रॉड है, ये किसके अलॉन्ग रोटेट करेगा, तो जैसा हमने देखा था कि ये फ्री है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करने के लिए, और अगर ये फ्री है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करने के लिए तो ये किसके अलॉन्ग रोटेट करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास। यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास। ऐसे ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये ऐसे रोटेट करेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो अगर हमें टॉर्क पता चल जाए और आई पता चल जाए तो क्या काम हो जाएगा हमारा, बताइए, देखें, है कि नहीं। तो अब यहां पर हमने आपको केवल हिंट कर दिया। अब सोचिए टॉर्क, क्या अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, हाँ बिल्कुल।
आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक यूनिफॉर्म रॉड का जिसका मास m है, ठीक है ना, और लेंथ आपको दिया हुआ है, मास शायद नहीं बोला, तो आप अगर मास को नहीं बोला है हमने तो मास आप नोट कर लें, m इज इक्वल टू 100 ग्राम। यहाँ पर मास लिखना भूल गया, बल्कि इसे आप मास पूरा लिख लें, क्योंकि m का कुछ यहाँ पर अलग मीनिंग है। तो मास इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब बताइए, क्या आपको टॉर्क पता है? हाँ बिल्कुल, अभी हमने सीखा। आई पता है? हाँ बिल्कुल। तो क्या फॉर्मूले में वैल्यूज रख के अल्फा निकाल सकते हैं क्या? आप देख लीजिए सारी चीजें। तो टॉर्क बराबर क्या कहेंगे हम? एम बी साइन थीटा। तो एम बी साइन थीटा क्या कहेंगे हम टॉर्क को? देखिए अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क क्या लिखेंगे? एम, यानी कि एम इंटू 2L। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? कैपिटल एम बी साइन थीटा अपॉन सेंटर ऑफ मास के अलोंग, ठीक है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाई 12। कितना? ml स्क्वायर बाई 12। तो कितना हो जाएगा? मास m l स्क्वायर बाई 12। क्या सारी वैल्यूज हमें पता है? देखिए m यानी कि होल स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर मीटर। लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। याद रखना है, इसे हम मीटर में करेंगे, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -2। बी दिया हुआ है 2 टेस्ला, शायद कहीं, हाँ बी 2 टेस्ला। थीटा की वैल्यू 30। मास दिया हुआ है 100 ग्राम, तो किलोग्राम में 100 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। एल कितना रखेंगे? एल की वैल्यू कितनी रखेंगे? 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर याद रखें, क्योंकि ये एल क्या चीज है? लेंथ ऑफ द रॉड, और लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मैं बता दूं कि बच्चे 2L इज इक्वल टू 10 यानी L इज इक्वल टू 5 की गलती कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कितना रखेंगे? 10 सेंटीमीटर। और अगेन जैसा कि हमने कहा कि 10 को मीटर में, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर अपॉन 12। क्या इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो हमें क्या देगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, तो यहां पर ये टॉपिक आपका फिनिश होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। ठीक है, थैंक यू।